हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। और ये है बैकएंड डेवलपमेंट वर्कशॉप का पहला वीडियो, जिसके अंदर हम एक बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एप्लीकेशन के ऊपर काम करेंगे। एप्लीकेशन बोले तो नॉट द फ्रंट एंड पोर्शन, जस्ट बिकॉज इट इज़ अ बैकएंड वर्कशॉप, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, बैकएंड के ऊपर एक काम करेंगे, एक टू डू बैकएंड बनाएंगे सिंपल सा। और देखेंगे कि उसके ऊपर हम मल्टीपल ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे कैसे आप एक टू डू को बना पाएंगे, एक टू डू को अपडेट कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा कोड भी लिखेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे जस्ट बिकॉज इट इज़ अ workshop, so it is utterly impossible for me to discuss each and everything from the very basic scratch. Okay, so I would prefer the project-based learning methodology for understanding some concept of backend. Okay, जब हम प्रोजेक्ट करेंगे ना, उस टाइम पे हम थोड़ा बहुत बैकएंड के बारे में सीख लेंगे, और मैं एज्यूम करके चलूँगा कि आपको थोड़ा सा बैकएंड पता है, और मेरा काम है उस बैकएंड को थोड़ा सा और उसके लेवल को इंक्रीज करना, ठीक है। सबसे पहले ना हम जो डेटाबेस यूज़ करेंगे उसके बारे में बात कर लेंगे। वो डेटाबेस है सिंपल मोंगोडीबी, ठीक है। अगर आप मोंगोडीबी सर्च करेंगे ना ब्राउज़र में जाके, तो ये एक पहले वाला लिंक मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक मत करना, ठीक है। वो एटलस का है, हमें एटलस नहीं चाहिए, हमें मोंगोडीबी चाहिए, जिससे हम एक क्लस्टर बना पाएंगे। तो दूसरे वाला जो वेबसाइट का लिंक मिलेगा आपको, बस उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, इस प्रकार का एक इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसका मतलब कि आप एक सही पेज के अंदर हो मोंगोडीबी के। ओके, लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ के बारे में जान लेंगे कि बैकएंड क्या होता है। देखिए, अ, शायद आप सभी ने कभी ना कभी किसी रेस्टोरेंट या कैफे के अंदर जाए होंगे, राइट। तो वहाँ पर जाके जो इंटरेक्शन आप करते हो, वो बेसिकली वेटर से आप बातचीत करते हो, जो भी खाना आपको ऑर्डर करना है, या आप बैठते हो एक टेबल टेबल के बगल में, सीट के ऊपर, राइट। तो जो डेकोरेशन, जो इंटीरियर होता है एक कैफे का या रेस्टोरेंट का, वो बहुत ही खूबसूरत होता है। आप बस उसी के साथ ही इंटरेक्शन करते हो ना, आपको दिखता है वो चीज़, आपको अच्छा लगता है, आपको बहुत ही सुकून मिलता है उसको देख के, राइट। और उसके बाद आता है कि एक वेटर आपके सामने आता है और आपसे पूछता है, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे। आप बताते हैं कि मुझे नहीं ये भाई फ्राइड राइस चाहिए, या कॉफ़ी चाहिए, या बिरयानी चाहिए। तो वो क्या करता है, किचन में जाता है, और जाने के बाद शेफ आपके लिए वो डिशेस प्रिपेयर कर देता है, राइट। जब भी आप रेस्टोरेंट पे आते हो ना, तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती कि आपका खाना कैसे बनेगा, या क्या मैं रेस्टोरेंट के अंदर आया था, क्या मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा खुद के लिए। वो चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वही चीज़ें जो हम इग्नोर कर देते हैं ना, वही होता है बैकएंड, बिहाइंड द सीन जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है, जो एक सिंपल एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है हमें, जिससे मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म होता है, जो हमें समझने की ज़रूरत नहीं होता क्लाइंट को, राइट। वही होता है बैकएंड, ठीक है। आई होप आप सभी को थोड़ा सा आइडिया लग गया कि बैकएंड क्या होता है। तो अभी एक काम करेंगे, हम एक डेटाबेस का ना क्लस्टर बना लेंगे मोंगोडीबी का। एक 500 MB का फ्री क्लस्टर मिलता है सभी को। अगर आप पहली बार अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बस उसी को क्रिएट करेंगे, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, कुछ डेटा को स्टोर करेंगे डेटाबेस में, रिट्रीव करेंगे डेटा को। बस यही ट्रांजैक्शन आज हम करेंगे। तो आप यहाँ पर ना राइट साइड पे एक ग्रीन कलर का बटन मिलेगा, ट्राई फ्री, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे आप, सिंपल। ओके, जस्ट इट विल टेक अ फ्यू मोमेंट, just because it is a very heavy website. Okay, ओके, आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार का एक नया सा पेज ओपन हो चुका है, राइट। यहाँ पर साइन अप विद गूगल वाला ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं, या अगर आप चाहे तो मैनुअली भी डिटेल्स को पुट करके एक अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं इजीएस्ट वे को ही पसंद करता हूँ, जैसे साइन अप विद गूगल, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। तो जो भी आपके ब्राउजर में अभी जीमेल आईडी लॉगिन होगा,
उसका एक लिस्ट आ जाएगा, या अगर सिंगल होगा तो वो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा। ठीक है, देखो कैप्चर कर लिया। और ये मेरा एक नया अकाउंट है, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊंगा ना, उसके लिए मैंने बनाया एक जीमेल आईडी। तो आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस मिल जाएगा जब भी आप पहली बार अकाउंट को क्रिएट करना चाहेंगे। बस चेकबॉक्स को टिक करके सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके, थोड़ा समय लेगा फिर से, आई होप ज़्यादा ना ले समय। ठीक है, आपको इस प्रकार का एक वेलकम पेज दिखाई देगा। उसके बाद ना आपको फिर से रिडायरेक्ट कर देगा एक नए पेज के ऊपर। वहाँ पर जाके आप अपना क्या बोलते हैं, कुछ चीज़ें सेट करेंगे, जैसे व्हाट इज़ योर प्राइमरी गोल। चलो इसको फटाक से कर लेते हैं, जैसे लर्न मोंगोडीबी। इसको चूज कर लेंगे 1 to 6 मंथ, सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यू प्राइमरीली बिल्डिंग ऑन मोंगोडीबी विथ, राइट। तो यहाँ पर आप चूज करेंगे जावास्क्रिप्ट स्लैश नोड.जेएस, क्योंकि यहाँ पर ना हम नोड.जेएस एक्सप्रेस.जेएस को यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। और यहाँ से कुछ भी आप पिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी आप चूज कर ले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस यहाँ पर जावास्क्रिप्ट और नोड.जेएस को चूज करना मत भूलना। तो देख सकते हैं आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको ना 3 तरीके का डेटाबेस का क्लस्टर मिलेगा। एक तो होता है M10 वाला, एक होता है सर्वरलेस जो अच्छा होता है, और एक होता है M0। M0 जो है ना वो फ्री है, आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं होता। आपको एक 512 MB का एक स्टोरेज मिल जाता है, और उसी को आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। इसको छेड़छाड़ मत कीजिए। अगर आपको AWS पसंद है तो चूज़ कर लीजिए, या GCP या Azure, कुछ भी चूज़ कर लीजिए। मैं इसको एज इट इज़ रख दूंगा। और क्या करूँगा, यहाँ पर जाकर क्रिएट डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा मैं। ओके, प्रीटी इजी राइट। देखिए क्लस्टर बनाना कुछ ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। एक यूज़र नेम ऑटोमेटिकली सेट कर देगा, और मैं एक पासवर्ड को यहाँ पर डाल दूंगा, जैसे एक इजी सा रखते हैं, जैसे 2025। और यहाँ पर आके मैं क्या कर दूंगा, क्रिएट डेटाबेस यूज़र के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो देख सकते हैं इससे क्या हुआ, एक डेटाबेस का क्लस्टर बन चुका है। लेकिन अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर ना क्लस्टर इज बीइंग क्रिएटेड, क्लस्टर अभी बना नहीं है। ठीक है, उससे पहले आप काम क्या करेंगे, लेफ्ट बॉटम पोजीशन पे ना एक आपको ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क एक्सेस नाम का, राइट। उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे एक बार। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका करंट आईपी एड्रेस, मतलब आप जो इंटरनेट अभी यूज़ कर रहे हैं ना, उस इंटरनेट का एक प्रोवाइडर होता है आईएसपी इंटरनेट प्रोवाइडर। ठीक है, आ, उस इंटरनेट प्रोवाइडर का ना एक आईपी होता है। तो अभी आपका जो डेटाबेस का क्लस्टर है ना वो रिस्ट्रिक्टेड है, कि अगर आप वही आईपी से, मतलब वही इंटरनेट से उस डेटाबेस को एक्सेस करना चाहेंगे तो एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि मैं जहाँ से भी एक्सेस करना चाहूँ मैं करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको ना इसके आईपी को वाइट लिस्टेड करना होगा। कैसे करेंगे, इस एडिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। तो इससे देख सकते हैं आईपी जो आपका है ना वो वाइट लिस्टेड हो गया है, हर एक वैल्यू 0 है। और यहाँ पर आके आप कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, आपका जो आईपी था ना उसको आपने वाइट लिस्टेड कर दिया। और बस वेट कीजिए जब तक स्टेटस का जो फील्ड है ना वो एक्टिव ना हो जाए यहाँ पर। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी क्लस्टर तो क्रिएट हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा। हम आपको दिखा देंगे एक बार। देखिए क्लस्टर बन चुका है। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि आपने अभी अभी इस क्लस्टर को क्रिएट किया है, राइट। ठीक है, तब तक हम क्या करेंगे ना, VS कोड ओपन कर लेंगे। सभी को पता है VS कोड, राइट। और मैंने ना पहले से एक फोल्डर बना के और इसको ओपन भी करके रखा है VS कोड के अंदर। ठीक है, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बोलना भूल गया। देखिए क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे ना, और आप सभी को कम ज़्यादा पता है कि जावास्क्रिप्ट एक ब्राउज़र ओरिएंटेड लैंग्वेज है, राइट। मतलब अगर आपको एग्जीक्यूशन करना है तो जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के अंदर एग्जीक्यूट करना होता है। लेकिन डेवलपर्स ने क्या किया, हमें एक सुविधा प्रोवाइड कर दिया, जैसे रन टाइम इन्वायरमेंट का। वो हमें एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, और वहाँ पर ही हम आउटसाइड द ब्राउज़र
we can execute our JavaScript files, right? So for that reason, we have to install a runtime environment. जैसे हम यहाँ पर यूज कर लेंगे Node.js को, ठीक है। अच्छा, अगर वॉल्यूम थोड़ा कम है तो क्या कर लीजिए, एक हेडफोन लगा लीजिए और साउंड को ना बम्प अप कर लीजिए, तो इससे क्या होगा, आपको अच्छे से सुनाई देगा। Node.js का जो पहले वाला वेबसाइट है ना, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहीं पर ही आपको एक बटन मिलेगा, डाउनलोड Node.js LTS। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली देख सकते हैं डाउनलोड वाला प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और इंस्टॉल अभी के अभी हो जाएगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, इस फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट 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 करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होके आपके सिस्टम के अंदर पाथ भी सेट कर देगा। कोई ज़्यादा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ ये नहीं है, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और हम एक बार चेक कर लेंगे नेटवर्क एक्सेस को यहाँ पर। अच्छा, देख सकते हैं नेटवर्क एक्सेस भी अभी रेडी है। तो हमने क्लस्टर तो बना लिया, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, हमने क्लस्टर बना लिया सर। लेकिन अभी बैकएंड कैसे स्टार्ट करें प्रोजेक्ट, देखो कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या कीजिए, यहाँ पर आके एक फ्रेश फोल्डर बना लीजिए, जैसे हम नाम देंगे 0122, ठीक है। अभी इस टूटू के अंदर ना हम टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। अगर आप चाहे तो मैनुअली भी कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे राइट क्लिक करके एक फाइल बना सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं, लेकिन मैं टर्मिनल ज़्यादा प्रेफर करूँगा यहाँ पर। तो मुझे ना एक बैकएंड के प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना है, तो उसके लिए हमें एक कमांड मिलता है जिसका नाम है npm init, ठीक है। देखिए npm जो है ना, उसको हम बोलते हैं नोड पैकेज मैनेजर। वो क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारा मॉड्यूल्स, बहुत सारा एक्सटर्नल पैकेजेस का सपोर्ट हमें मिलता है, जिसको यूज करके हम एक सर्वर को बना सकते हैं, एक मिडिलवेयर को भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन, पेमेंट या कोई भी फैंसी चीजें आपको करना हो, जैसे SH256 वाला एल्गोरिथम अगर आपको यूज करना है, क्रिप्टो को अगर आपको यूज करना है, तो उस टाइम पे ना आप मल्टीपल पैकेजेस को आपको इंस्टॉल करने की जरूरत होती है। तो using npm you will be able to install those packages, right? एंड यहाँ पर जो init है ना, वो होता है एक यूटिलिटी फंक्शन, मीन्स init आपको हेल्प करेगा इनिशियलाइज करने में npm को। उसके बाद हम एक माइनस साइन और y लगा के एंटर कर देंगे और दैट्स इट, आपका बैकएंड इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। बैकएंड इनिशियलाइज होने के बाद आप क्या करेंगे, आप देख पाएंगे यहाँ पर एक फाइल जनरेट हुआ है, इसका नाम है package.json। सबसे पहला स्टेप आपको चेक करना है यहाँ पर एंट्री पॉइंट क्या है। एंट्री पॉइंट बोले तो एक मेन नाम का एक की होगा, उसके अगेंस्ट एक वैल्यू होगा जिसका नाम होगा index.js। तो ये है आपका मेन एंट्री पॉइंट, मतलब आपका जो एंटायर बैकएंड होगा वो स्टार्ट होगा इस index.js वाले फाइल से। लेकिन आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो कोई भी ऐसा कोई फाइल नहीं है। हाँ मानता हूँ नहीं है, लेकिन बना लेंगे, क्या है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज आप नोटिस करेंगे यहाँ पर एक टाइप, ठीक है। तो ये जो टाइप है ना, अभी के लिए ये कॉमन जेएस है, लेकिन हम यूज करेंगे मॉड्यूल जेएस। बाद में बता देंगे कि मॉड्यूल क्या होता है, ठीक है। इतना तो हो गया, ओके, नो प्रॉब्लम। अभी ना हम यहाँ पर दो फोल्डर बना लेंगे इसके अंदर, जैसे पहला होगा पब्लिक और दूसरा होगा एसआरसी। चलो मैं यहाँ से ही करता हूँ। देखो जो पब्लिक फोल्डर है उसके अंदर हम बेसिकली स्टैटिक फाइल्स को हैंडल करते हैं। जैसे अगर क्लाइंट साइड से कोई इमेज या कोई वीडियो या इस प्रकार का कोई भी फाइल आता है, तो कुछ टाइम के लिए हमें उसको स्टोर करना होता है किसी भी लोकेशन के अंदर। तो वो लोकेशन है पब्लिक नाम का फोल्डर, गॉट इट। और उसके अलावा जो एंटायर बैकएंड होगा, एंटायर लॉजिक होगा, वो प्रेजेंट होगा एसआरसी के अंदर। एसआरसी को बोलते हैं सोर्स फोल्डर, बैकएंड का मतलब मेन फोल्डर। उसके बाद हम चले जाएंगे एसआरसी के अंदर और उसके अंदर जाके ना आपको मल्टीपल फोल्डर्स बनाना है। जैसे सबसे पहला फोल्डर तो हमें चाहिए डेटाबेस का, जिसके अंदर हम डेटाबेस का कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। अच्छा, ऐसे अगर मैं एक एक करके करता जाऊं तो बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए मैं गिट बैश यूज कर लूंगा, mkdir मॉडल्स। देखिए मॉडल्स जो है ना, बैकएंड के अंदर जब भी हम डेटा को पुश करेंगे तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम उस डेटा को पुश करना चाहते हैं। तो उस कारण के लिए ना हम कुछ मॉडल्स, कुछ स्कीमास को डिजाइन कर लेंगे, एंड फॉर दैट रीजन वी
have to create an another a separate folder called models, right? उसके साथ routes क्या होता है बाद में बताऊंगा, don't worry guys. Controllers, middlewares and utils. अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है? लेकिन जब भी हम कोड करेंगे आपको पता लग जाएगा, डोंट वरी। उसके साथ ना हमें कुछ फाइल्स भी चाहिए, जैसे हम चाहिए एक index.js एंट्री पॉइंट, एक app.js और एक चाहिए constant.js। देखिए, मैं आपको जो बैकएंड का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ ना, फोल्डर स्ट्रक्चर, वो एक प्रोफेशनल बैकएंड फोल्डर स्ट्रक्चर है, ठीक है? अगर आप इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो आपको इसे सिमिलर टाइप का ही फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा। तो अगर आप इस टाइम पे इस फोल्डर स्ट्रक्चर को सीख लेंगे तो इन फ्यूचर जब भी आप किसी एमएनसी या किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर काम करेंगे तो आपको आसानी होगा बैकएंड लिखने में और समझने में। गॉट इट एवरीवन? Okay, I hope you have understood all the things. Inside the index.js, we will start our server. App.js के अंदर क्या करेंगे, सर्वर को बनाएंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे इंडेक्स के अंदर। और जो कांस्टेंट है उसके अंदर हम क्या करेंगे, डेटाबेस का जो नाम होगा उसको हम डिफाइन करके रखेंगे, जैसे const db नेम, मतलब डेटाबेस का नेम जो होगा उसको हम रखेंगे to do। और फाइनली हम क्या कर देंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे इस प्रकार से, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट db नेम, ठीक है ना? हम आएंगे, बस टैब 9 को स्नूज कर देंगे किसी एक टाइम के लिए। इतना तो हो गया। देखिए, अगर हमें एक सर्वर बनाना है ना, तो सबसे पहले हमें चाहिए एक्सप्रेस, जो होता है एक मिनिमलिस्ट फ्रेमवर्क किसका, नोड जेएस का, एंड जिसको यूज करके हम एक सर्वर को बना पाएंगे। तो कैसे यू इंस्टॉल करेंगे, देखिए कमांड मिलता है npm install एक्सप्रेस। अगर आपको एक्सप्रेस के बारे में नहीं पता, आप गूगल में जाइए, सर्च कीजिए एक्सप्रेस जेएस को, पहले वाला वेबसाइट के अंदर जाइए, आपको सबसे पहले एक कमांड मिलेगा कैसे आपको इंस्टॉल करना है, जैसे npm install express। उसके बाद आप चाहे तो इस डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से पढ़ भी सकते हैं आपके फायदे के लिए, ठीक है? हम इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। और उसके साथ ना हमें एक और चीज भी चाहिए जिसका नाम है mongoose। mongoose एक ओडीएम होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल, जो आपको हेल्प करेगा, मतलब एक ब्रिज की तरह काम करता है डेटाबेस और आपके सर्वर, सर्वर के मिडिल में काम करता है, जिससे दोनों के बीच में कनेक्शन को क्रिएट कर देता है। जब भी आप कोई भी डेटा को सर्वर से डेटाबेस में या किसी भी डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं डेटाबेस से सर्वर तक, तो उस टाइम पे ना mongoose आपको हेल्प करता है उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन मिडिल में। तो हमें mongoose को भी इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल करेंगे, देखिए यहाँ पर एक क्विक स्टार्ट लिखा है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको कमांड मिल जाएगा npm install mongoose। इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ से जाएंगे, पेस्ट कर देंगे और इंस्टॉल हो जाएगा। एक नया डिपेंडेंसीज ओपन हो चुका है, उसके अंदर सबसे पहला वैल्यू है एक्सप्रेस का, और अभी mongoose भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ऐड हो जाएगा। सबसे पहले हमें एक्सप्रेस का सर्वर बनाना है app.js के अंदर, ठीक है? देखिए, टू डू के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे पहले ना हम सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन और डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले कर लेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सर्वर जब भी बनाएंगे ना, तो आपको एक्सप्रेस चाहिए। हम एक्सप्रेस कहाँ से लेंगे, हम एक्सप्रेस को लेंगे एक्सप्रेस पैकेज से। मैंने अभी जो सिंटैक्स लिखा है ना इंपोर्ट वाला, उसको बोलते हैं मॉड्यूल जेएस। आप चाहे तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे const express इक्वल टू require express। इस प्रकार का सिंटैक्स भी आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं कॉमन जेएस, जो हम अवॉइड करेंगे इस बैकएंड में। उसके उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऐप बना लेंगे, मतलब एक वेरिएबल बना लेंगे, और उस वेरिएबल के अंदर जो एक्सप्रेस हमने इंपोर्ट किया है ना, उसको हम इन्वोक कर देंगे। और फाइनली क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे इस प्रकार से, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। गॉट इट? उसके साथ ना हम एक मिडिलवेयर को भी ऐड कर देंगे जिसका नाम है
हम सबसे पहले ऐप डॉट यूज कर लेंगे। एक्सप्रेस से हम एक मिडलवेयर लेंगे जिसको बोलते हैं एक्सप्रेस डॉट जेसन। इससे क्या होता है, जब भी आप फ्रंट एंड से कोई भी डेटा को जेसन के फॉर्मेट में सेंड करते हैं बैकएंड तक, तो बैकएंड उसको ग्रैब कर पाए उसके लिए आप यूज़ करेंगे इस मिडलवेयर को। मतलब किसी भी डेटा को जेसन के फॉर्मेट में अगर सेंड करना हो बैकएंड तक, तो आपको ये एक्सप्रेस डॉट जेसन तो लगाना पड़ेगा, वरना काम नहीं होगा। बस इतना सा रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट के अंदर, इससे ज़्यादा कुछ और कुछ हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, इतना तो हो गया। देखिए उसके साथ ना हम एक नया फाइल भी बनाएंगे इसके अंदर, इसका नाम होगा डॉट टी एन वी। देखिए जो डॉट टी एन वी होता है ना फाइल, उसके अंदर हम इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और स्टोर करके रखते हैं उसके वैल्यूज़ को। अगर हम किसी भी कॉन्फिडेंशियल वैल्यूज़ को ऐप डॉट जेएस के अंदर रखते ना, और अगर इसको गिटहब के अंदर पुश करते, तो वो कोड अवेलेबल हो जाएगा हर एक के पास। तो इससे क्या होगा, आपका जो पर्सनल डिटेल्स होगा, जो क्रेडेंशियल्स होगा डेटाबेस का या किसी और जगह का, वो एक्सपोज हो जाएगा और कोई दूसरा आदमी उस चीज़ का फायदा उठा सकता है। राइट, तो हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना होगा। कैसे अवॉइड करेंगे, उन सारे के सारे चीज़ों को हम ईएनवी के अंदर रखेंगे। जैसे सबसे पहला चीज़ होता है पोर्ट सर्वर का। तो सर्वर का पोर्ट हम डिफाइन करेंगे 3000, और एक चीज़ भी हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम हम देंगे यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, डॉट ई एन वी। डॉट ई एन वी एक पैकेज है जो आपको हेल्प करेगा किसी भी इन्वायरमेंटल वेरिएबल को एक्सेस करने का एक ई एन वी फाइल के अंदर से। गॉट इट। तो हम क्या करेंगे, अभी इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर जाएंगे और हमने ऐप बनाया था ना यहाँ पर, और उसको हमने एक्सपोर्ट भी किया था, अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर। राइट, बस सिंपली इसको इंपोर्ट कर लेंगे इस प्रकार से। और आखिर में ना एक्सटेंशन लगाना मत भूलना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, हमने डॉट ई को इंस्टॉल किया था, तो उसको इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे डॉट ई कहाँ से करना है हमें, डॉट ई से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट, उसके बाद ना हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट ई डॉट कन्फिग करके छोड़ देंगे इसको। आखिर में हम ऐप को पकड़ेंगे और इसके ऊपर एक मेथड मिलता है, आप सभी को पता होगा शायद, ऐप डॉट लिसन। जिससे क्या होता है, डेट आपका जो सर्वर है ना वो स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर हमें एक पोर्ट नंबर देना होता है। देखिए वो पोर्ट नंबर ना हमने डिफाइन करके रखा है ENV फाइल के अंदर। कैसे एक्सेस मिलेंगे, देखिए एक सिंटैक्स होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस डॉट ENV। उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे आप, जैसे पोर्ट। तो इससे क्या होगा, उस वेरिएबल का एक्सेस आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक फंक्शन लिखना होगा। उस फंक्शन के अंदर आप चाहे तो कोई भी स्टेटमेंट को यूज कर पाएंगे, लेकिन मैं यूज करूंगा जैसे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, और पोर्ट नंबर कितना है हमारा, देखिए पता नहीं है, कैसे देंगे, प्रोसेस डॉट ई से, वेरिएबल का नाम था पोर्ट, बस लिख देंगे। और हमें एग्जीक्यूट करना है इस इंडेक्स डॉट जेएस को। सिंपल है, देखिए हम लिखेंगे नोट। उसके बाद हमें जाना है एसआरसी के अंदर, क्योंकि जो इंडेक्स डॉट जेएस वाला फाइल है ना वो एसआरसी के अंदर है। तो हमें जाना होगा किसके अंदर, एसआरसी के अंदर। वहाँ पर हमें एक फाइल मिलेगा जिसका नाम होगा इंडेक्स डॉट जेएस। बस उसको एग्जीक्यूट करो और कुछ नहीं। जब भी एग्जीक्यूट करोगे तो देख पाओगे एक मैसेज, जो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। इसका एक ही मतलब है कि आपका सर्वर बन के रेडी हो चुका है और वो स्टार्ट भी हो चुका है। राइट, इतना तो काम हमने कर लिया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें करना है वो है डेटाबेस कनेक्शन, और उसके बाद हम जानेंगे कि टू डू के अंदर हम क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे जैसे db डॉट कनेक्ट डॉट जेएस। इससे क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशंस को हम डिक्लेयर करेंगे इसके अंदर। तो उससे पहले हमें चाहिए भाई मोंगोज को बुलाओ, क्योंकि मोंगोज को अगर हम यूज़ ना करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी डेटाबेस कनेक्शन में। तो मोंगोज को हमने ले लिया, और हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जैसे db
कनेक्ट, इसका मतलब एक फंक्शन है जिसका नाम है डीबी कनेक्ट, जो क्या करेगा, डेटाबेस को कनेक्ट करेगा। और इस फंक्शन को ना हम एसिंक्रोनस बना देंगे, क्योंकि जो डेटाबेस है वो किसी और रीजन में, किसी और कंट्री में, किसी और दूसरे स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है। तो कनेक्शन आने में, जाने में, डेटा रिसीव होने में, सेंड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए ना जावास्क्रिप्ट हमें एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का भी फीचर देता है, जिसके लिए हम यूज करेंगे एसिंक एवेट। गॉट इट। आखिर में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को तो हम बना लेंगे। फंक्शन को बनाने के बाद ना इसको हम सिंपली एक्सपोर्ट भी कर देंगे इस प्रकार से, जैसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। किसको एक्सपोर्ट करना है, इस जो डीबी कनेक्ट वाला फंक्शन है ना, क्या करो उसको एक्सपोर्ट करो। गॉट इट। अभी हम फिर से जाएंगे ब्राउजर में और डेटाबेस के अंदर जाएंगे। देखिए, हमने क्लस्टर तो यहाँ पर बना दिया है, लेकिन उस क्लस्टर को हमने कनेक्ट नहीं किया। कैसे करेंगे, देखिए कनेक्ट बटन है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप। करने के बाद अच्छा, हाँ, इस प्रकार का एक पॉपअप मिलेगा। कंपास के अंदर आप जाएंगे और वहां से ये जो स्ट्रिंग है ना, इस स्ट्रिंग को आप सिंपल कॉपी करेंगे। जाएंगे VS कोड में, जाएंगे .env के अंदर और एक वेरिएबल बनाएंगे जैसे mongodb url, और यहाँ पर इसको पेस्ट करके आखिर में जो फॉरवर्ड स्लैश है ना उसको हटा देंगे। और यहाँ पर जो डीबी पासवर्ड है, आपने जो पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पर सेट कर देंगे। जैसे मेरे लिए था 2025, राइट। अभी हमें क्या करना है, अभी जाएंगे db.connect.js के अंदर और हम उठाएंगे किसको, mongoose को। mongoose एक मेथड दो जिसका नाम है कनेक्ट। इस कनेक्ट के अंदर से क्या होगा, हम कनेक्ट कर पाएंगे डेटाबेस को। जैसे हमें चाहिए डेटाबेस का URL, कैसे लेंगे, process.env से, वेरिएबल का नेम mongodb_url, राइट। और अगर आप नोटिस करेंगे कि हमने डेटाबेस का एक नेम भी बनाया था जिसका नाम था db नेम, हमें वो नेम भी चाहिए ना। उसके लिए हम इंपोर्ट कर लेंगे किसको, db नेम को। और db नेम को ना हम यहाँ पर असाइन करेंगे इस लाइन पे, एक फॉरवर्ड स्लैश लगा के यहाँ पर लिख देंगे db नेम, ठीक है। और ये होगा एक एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट, ठीक है। इसको हम टेम्पोरली स्टोर भी कर देंगे, जैसे const response इक्वल टू दैट्स इट, राइट। इसको ना अगर ट्राई कैच के अंदर रैप अप कर देंगे तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर कोई भी एरर आता है तो हमें पता लग जाएगा। इतना तो हो गया। नीचे एक कंसोल लॉग करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखे, चलो एक और चीज लिखते हैं कि रिस्पॉन्स डॉट कनेक्शन डॉट होस्ट हम लिख देंगे यहाँ पर। बस इतना ठीक है। और जो कैच ब्लॉक है ना, उसके अंदर एक सिंपल कंसोल लॉग करके हम मैसेज दे देंगे। जैसे हमें एक एरर मिलेगा, एरर के अंदर से क्या करो, मैसेज को ग्रैब कर लो। बस इतना सा काम हमें करना है। अभी फिर से जाएंगे index.js के अंदर, हमने एक फंक्शन बनाया था, इसको इंपोर्ट करेंगे सिंपल। जैसे इंपोर्ट करना है किसको, कनेक्ट, अच्छा db कनेक्ट, सॉरी सॉरी फॉर द मिस्टेक, db कनेक्ट वाले फंक्शन को। और हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि सबसे पहले डेटाबेस का कनेक्शन हो जाए। अगर डेटाबेस का कनेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्वर को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि डेटाबेस कनेक्ट जो फंक्शन है वो एक एसिंक्रोनस फंक्शन है ना, तो हम चाहे तो इसके ऊपर प्रॉमिस लगा सकते हैं। और किसी भी प्रॉमिस को अगर आप हैंडल करेंगे ना, तो आप डॉट देन या डॉट रिजॉल्व उसके साथ डॉट कैच लगा के उसको हैंडल करेंगे। अगर मेरा डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाए तो उस टाइम पे क्या करो, उस टाइम पे करो एक सिंपल कंसोल लॉग, मैसेज दो कि डीबी का जो कनेक्शन है ना वो हो चुका है, डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुल। इस लाइन के बाद आप क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को हटा देंगे यहाँ से, यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे। इसका मतलब कि अगर डेटाबेस कनेक्शन हो जाए तभी क्या करो, सर्वर को स्टार्ट करो, अदरवाइज
सर्वर को स्टार्ट मत करो। और कैच के अंदर हमें एक एरर मिलेगा। हम क्या करेंगे, सिंपल कंसोल लॉक करके उस एरर के अंदर से मैसेज को उठा के प्रिंट कर देंगे। बस दैट्स इट, इतना सा काम करना है। इतना हमने कर लिया। तो अभी क्या करो, जो सर्वर अभी रनिंग था ना उसको स्टॉप करो, और स्टॉप करके फिर से रन करो उसको। तो आपको दिखाई देगा कि सर्वर भी स्टार्ट हो चुका होगा और डेटाबेस भी कनेक्टेड है। ये जो दिखाई दे रहा है ना क्लस्टर 0, ये होता है आपका कनेक्शन का जो यूआरएल होस्ट होता है, वो है ये। उसके साथ डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, इसका मतलब डेटाबेस कनेक्शन हो चुका है और सर्वर भी स्टार्ट हो चुका है। राइट गाइस, आई होप इतना तक सभी को पता लग गया कि कैसे हम एक प्रोफेशनल मतलब एक स्टैंडर्ड वे से एक बैकएंड को लिख सकते हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर भी अच्छे से फॉलो होता है। राइट, आई होप आपको इतना पता लग गया। देखिए, क्योंकि ये एक वर्कशॉप है ना, तो ये मेरे लिए भी बहुत ही मुश्किल है कि आपको मैं देखिए, मैं आपको समझाना तो चाहता हूँ कि बैकएंड क्या होता है बेसिक लेवल से, लेकिन वर्कशॉप है ना, तो इसलिए ये टफ है। लेकिन उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है आपके पास। आप क्या कर सकते हैं, देखिए, आप चाहे तो ना, हम आप लोग हमसे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे अगर आप कोडेक्स इंटर्न यहाँ पर सर्च करेंगे, तो आपको कोडेक्स इंटर्न का वेबसाइट मिलेगा। इसके अंदर अगर आप जाएंगे, एक सेक्शन मिलता है जिसका नाम है ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ पर ना आप अगर वेरी बिगिनर होंगे या आपको थोड़ा सा भी आता है चीज़ें, तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि 10 मार्च से नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा। यहाँ पर आप फ्रंट एंड सीख सकते हैं, रिएक्ट, टेलविंड, सैटसी एंड रेडिक्स यूआई को यूज़ करके। अगर आप इस फील्ड के अंदर नए हैं, मतलब वेरी बिगिनर है आप, तो आप बेसिक वेब डेव से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके साथ पाइथन भी अवेलेबल है, आप उसको भी सीख सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज अ मर्न स्टैक एंड बैकएंड। आप चाहे तो बैकएंड भी हमसे सीख सकते हैं। और ये जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा ट्रेनिंग प्रोग्राम का, वो होगा 45 डेज। एंड ये जो 4 प्रोग्राम है, बेसिक वेब डेव, फ्रंट एंड, पाइथन एंड बैकएंड, वो होगा सिर्फ 119 पे। बस इतना सा 45 डेज आपको हर एक चीज़ सिखाया जाएगा, आपको रिज्यूमे बिल्डिंग भी सिखाया जाएगा। ठीक है, ओके। चलो हम बात करेंगे टू डू के ऊपर। देखिए, हम ओपन कर लेंगे हमारा एक्सेल ड्रॉ। इसके अंदर ना हम कुछ ड्राइंग्स करके देखेंगे। जैसे बच्चे ड्राइंग करते हैं वैसे ही हम भी ड्राइंग करेंगे। जैसे मान के चलिए ये आपका विंडो है, ठीक है, और आप बना रहे हैं एक टू डू ऐप। तो क्या होगा, इस प्रकार से एक इनपुट फील्ड होगा और यहाँ पर एक बटन भी होगा इसके बगल में। जैसे टेक्स्ट होगा ऐड, राइट। आप कुछ टेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर, जैसे बैकएंड वर्कशॉप। उसके बाद अगर आप ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो नीचे क्या होगा, इस प्रकार से वो टू डू ऐड हो जाएगा। इसके अंदर एक टेक्स्ट आ जाएगा, इस टेक्स्ट का नाम होगा बैकएंड वर्कशॉप, राइट। इस प्रकार से एक नेम होगा। उसके नीचे ना आपको मल्टीपल बटन्स भी मिलेगा। जैसे एक तो बटन इस प्रकार से होगा कि इसको आप डिलीट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं, राइट। लिख देता हूँ यहाँ पर अपडेट, डिलीट। और उसके साथ हम एक और चीज़ ऐड कर देंगे कि मान के चलिए आप अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स होगा इस प्रकार का। तो एक बार अगर क्लिक करेंगे तो ये कंसिडर्ड हो जाएगा मार्क एज रीड। अगर फिर से क्लिक करेंगे तो कंसिडर्ड हो जाएगा नॉट मार्क एज रीड। तो इस प्रकार का हम एक बैकएंड लिखेंगे। एक टू डू बनाने के लिए आपको सिंपल एक चीज़ चाहिए, वो होता है टू डू का टेक्स्ट। उस टू डू के अंदर आप क्या टेक्स्ट डालना चाहते हो। यहाँ पर जो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो है बैकएंड वर्कशॉप, राइट। तो हमें एक बेसिकली टेक्स्ट चाहिए। सबसे पहले हम देरी ना करते हुए हम क्या करेंगे, एक मॉडल बना लेंगे फटाक से। मॉडल का मतलब एक स्ट्रक्चर। हम क्या करेंगे, टू डू डॉट मॉडल डॉट जेएस नाम से एक फाइल बना लेंगे।
इसके अंदर हम एक स्ट्रक्चर देंगे कि अगर आप किसी भी टू डू को क्रिएट करेंगे ना, तो डेटाबेस के अंदर कौन सा डेटा आप स्टोर कर पाएंगे उस टाइम पे, तो वो हम डिफाइन करके रखेंगे। देखिए, जैसे आप स्कीमा या मॉडल बनाएंगे उस टाइम पे ना आपको फिर से mongoose को लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे किसको, mongoose को। उसके साथ mongoose हमें एक क्लास भी प्रोवाइड करता है जिसका नाम है स्कीमा। यूजिंग दिस स्कीमा क्लास हम क्या कर सकते हैं, एक स्कीमा बना पाएंगे। देखिए, हमें किसका स्कीमा चाहिए, हमें चाहिए टू डू का स्कीमा, राइट। और बनाएंगे किससे, स्कीमा से, स्कीमा नाम का जो क्लास है उससे। देखिए, क्लास है ना, तो मतलब इसका एक इंस्टेंस बनाना होगा, मतलब ऑब्जेक्ट। उसके लिए हम यूज करेंगे न्यू कीवर्ड और क्लास का नेम। बस, खत्म हो गया, स्कीमा बन चुका है। उस स्कीमा को बनाने के बाद ना उससे एक मॉडल भी हमें चाहिए, ठीक है। जैसे हम उठाएंगे mongoose को, mongoose हमें एक फंक्शन दो जिसका नाम है मॉडल। इसके अंदर क्या करो, मॉडल का नाम क्या दोगे तुम, टू डू देंगे हम। और कौन से स्कीमा को यूज करके तुम इस मॉडल को बनाओगे, वो है टू डू स्कीमा। आखिर में आके हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, सिंपल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। किसको करेंगे, इस मॉडल को करेंगे। मॉडल के नाम क्या है, टू डू है। गॉट इट। And using these four lines, by writing these four lines, we will be able to create our very first model, okay, in our very first project, that is to do backend, right। तो स्ट्रक्चर तो आपको पता लग गया कि आप कैसे किसी भी एंटिटी के लिए एक स्कीमा और एक मॉडल को डिजाइन कर पाएंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट थिंग है ना, वो होता है टू डू का टेक्स्ट। टेक्स्ट, राइट। टेक्स्ट का टाइप क्या होना चाहिए, आई होप आप सभी ने गेस कर चुके होंगे कि टेक्स्ट का टाइप क्या होगा। सिंपल है, वो होगा स्ट्रिंग। क्या चाहिए, मतलब अगर आपको एक टू डू बनाना है तो उस टाइम पे क्या आपको वो टू डू का टेक्स्ट चाहिए, मतलब कंपलसरी है। हाँ भाई, कंपलसरी है। अगर हम नहीं लेंगे तो हम नहीं बना पाएंगे उस टू डू को। तो हम रिक्वायर्ड फील्ड को यूज करके उसके वैल्यू को हम असाइन कर देंगे ट्रू। बस इतना सा करेंगे और कुछ नहीं। एक और फील्ड देंगे हम जो होगा इज कंप्लीटेड, मतलब एक फ्लैग है। जब भी आप किसी भी टूडू को बनाएंगे उस टाइप पे इस कंप्लीटेड का वैल्यू फॉल्स होगा। जैसे इसका जो टाइप होगा वो हम असाइन करेंगे बूलियन को। और इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसको हम असाइन कर देंगे फॉल्स। यहाँ पर आएंगे, एक एट्रीब्यूट को यूज करेंगे जिसको बोलते हैं टाइम स्टैम्प्स। इसको ट्रू कर देंगे। टाइम स्टैम्प से क्या होगा, जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाएंगे डेटाबेस के अंदर, तो वो क्रिएशन और जब क्रिएशन टाइम ऐड हो जाएगा, और जब भी आप मॉडिफाई करेंगे तो मॉडिफाइड टाइम भी ऐड हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन। देखिए, अभी तक हमने जितना भी किया है उससे 50% आप लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे। और बाकी जो 50% बचा है उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक कंट्रोलर भी लिखेंगे। उसके अगेंस्ट हम राउट भी बनाएंगे। गॉट इट एवरीवन। आई होप आप सभी को समझ में आया कि नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, ओके। और अगर आप सीखना चाहते हैं प्रोफेशनल बैकएंड कैसे आप बना पाएंगे, एक अच्छा सा ट्रेनिंग लेना चाहते हैं 1.5 महीने के लिए, तो आप बेझिझक हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। हम बहुत ही अफोर्डेबल रेंज के अंदर हम लोग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ओके, तो मॉडल्स भी बनके रेडी हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है कंट्रोलर्स, मतलब कुछ एपीआईज को आप डिजाइन करेंगे। देखिए, एपीआईज कुछ ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लॉजिक्स ही आप लिखते हो, उसी लॉजिक्स को आप बोलोगे एपीआई या कंट्रोलर, ठीक है। तो इस कंट्रोलर के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म के लिए ना आपको वो मॉडल चाहिए, क्योंकि कंट्रोलर के अंदर आप लिखेंगे कि आप एक टू डू को कैसे बना पाएंगे, राइट, एक कैसे डिलीट कर पाएंगे। तो उस टाइम पे कुछ कोई डेटा डेटाबेस के अंदर सेव होगा, कोई डेटा डेटाबेस से फेच होके आएगा ना। तो उसके लिए हमें वो मॉडल चाहिए। उस मॉडल का नाम है टू डू, जो हमने बनाया था पहले। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप एक बार डिफाइन करके देख लीजिए कि उस मॉडल का नाम हमने टू डू रखा था।
और सबसे पहला एक फंक्शन बनाएंगे। देखिए कंट्रोलर जो होता है वो एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल लॉजिक्स को लिखते हैं। जैसे क्रिएट, क्रिएट बोले तो क्रिएट टू डू, तो पैरामीटर पास कर देंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, हो गया एक फंक्शन रेडी। और क्योंकि डेटाबेस से कुछ डेटा फेच भी करना होता है या स्टोर करना होता है तो उस टाइम के लिए हम यूज कर लेंगे एसिंक्रोनस, और इसको सिंपल कर देंगे। सॉरी सॉरी गाइस, export default, not default, we will export it in a normal manner। इसके अंदर हम create को सिंपल रख देंगे, ठीक है। देखिए अगर आप टू डू बनाएंगे ना तो आपको बस टू डू का टेक्स्ट चाहिए। कहाँ से लेंगे हम लेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है ना, यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। और हम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर देंगे, जैसे हमें एक मिलेगा टेक्स्ट, गॉट इट, बस इतना सा चाहिए। उसके ऊपर ना हम चेक करेंगे कि क्या हमें टेक्स्ट मिला है या नहीं मिला। अगर हमें टेक्स्ट नहीं मिलेगा हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एक रिस्पॉन्स को। उसके साथ ना हम एक स्टेटस कोड भी लगा देंगे जैसे 400 का। देखिए 400 जो होता है ना वो एक क्लाइंट साइड एरर है, मतलब क्लाइंट अगर कोई गड़बड़ करेगा तो उसको एक 400 वाला स्टेटस कोड असाइन हो जाएगा, मतलब उसको मिल जाएगा। उसके बाद ना हम कुछ डेटा को सेंड करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ जेसन। इस जेसन के अंदर हम क्या सेंड करेंगे, सबसे पहला चीज स्टेटस कोड क्या है। स्टेटस कोड हम लगा देंगे 400 का। उसके साथ मैसेज क्या देना है, मैसेज देना है कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। उसके साथ हमें एक फ्लैग देना है, जैसे इसका नाम होगा सक्सेस, और रख देंगे फॉल्स। इसका मतलब कि एक फ्लैग है, अगर सक्सेस का जो वैल्यू है वो फॉल्स आता है तो इसका मतलब ये एक एरर है, ठीक है। अगर हमारे पास टेक्स्ट आ जाता है तो उस टाइम पे क्या करो, एक टू डू बना दो। कैसे बनाओगे टू डू, उस मॉडल को लो, उसके ऊपर एक मेथड मिलता है जिसका नाम है क्रिएट। उसके अंदर जाओ, क्या करो, तुम्हें एक फील्ड को रखना होगा जैसे टेक्स्ट। टेक्स्ट का वैल्यू क्या होगा, टेक्स्ट ही होगा, सिंपल, राइट। और क्योंकि तुम एक डॉक्यूमेंट को बना रहे हो ना, मतलब बना के सेव कर रहे हो डेटाबेस के अंदर, तो कुछ टाइम लगेगा। जैसे हम लिख देंगे यहाँ पर कॉन्स्ट टू डू, क्योंकि टाइम लगेगा उसके लिए हम एविट को भी यूज कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, वो टू डू बन चुका होगा तुम्हारे डेटाबेस के अंदर। गॉट इट एवरीवन, आई होप इतना समझ में आया सभी को। बन चुका है। अगर टू डू बन चुका है तो क्या करो, एक बार चेक करो कि ये टू डू असल में बना है या नहीं बना है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे कॉन्स्ट इज क्रिएटेड, एवेट लगा के मॉडल को लेंगे, और मॉडल के ऊपर ना हमें एक मेथड मिलता है फाइंड बाय आईडी। आईडी कहाँ से मिलेगा, देखिए हमने टू डू को बनाया, बना के सेव करके रखा है इस टू डू के अंदर, तो इसका मतलब इस टू डू के अंदर से हमें आईडी भी मिल जाएगा, टू डू डॉट अंडरस्कोर आईडी। जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे MongoDB के अंदर, तो MongoDB उसी डॉक्यूमेंट को एक अंडरस्कोर आईडी असाइन कर देता है, जो होता है एक यूनिक आईडी, जिससे आप किसी भी डॉक्यूमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। गॉट इट। देखिए अगर ये डॉक्यूमेंट डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो वैल्यू फेच होके यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं होगा उस टाइम पे हम एक एरर दे देंगे कि डेटाबेस के अंदर हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कर पाए। सब कुछ ठीक है। स्टेटस को 500 कर देंगे क्योंकि क्लाइंट साइड का कोई एरर नहीं है, डेटाबेस का कोई इशू है या सर्वर का कोई इशू है, उस कारण के लिए हमने टू डू नहीं बना पाए। एक मैसेज लिख देंगे जैसे समथिंग वेंट रॉन्ग, यूनिवर्सल मैसेज होता है, राइट। और आखिर में क्या करेंगे, अगर हमें टू डू मिल जाए तो क्या करो भाई, सिंपल रिटर्न करो रिस्पॉन्स को। उसके साथ एक स्टेटस कोड को फीड करो 200 वाला, जो होता है सक्सेस का स्टेटस कोड।
कुछ डेटा भी हमें भेजना है। जैसे एक तो चाहिए हमें स्टेटस कोड, जो हम लिखेंगे 200 वाला। हमें कुछ चाहिए डेटा, डेटा को क्या रखेंगे, इज क्रिएटेड को रख देंगे। एक मैसेज भी डाल देंगे, मैसेज का नाम देंगे हम यहाँ पर टू डू क्रिएटेड। आखिर में हम एक फ्लैग देंगे सक्सेस, इसका वैल्यू रख देंगे ट्रू। बस आपका सबसे पहला कंट्रोलर बनके रेडी हो चुका है, जो क्या करेगा, आपके लिए एक टू डू बना देगा। ये तो आपने कंट्रोलर बना लिया, लेकिन आपको ना अभी एक राउट भी बनाना पड़ेगा इस कंट्रोलर को यूज करने के लिए। हमने उसके लिए एक राउट नाम का एक फोल्डर बना के रखा है, वहां पर हम जाएंगे, एक नया फाइल बनाएंगे, नाम देंगे टू डू डॉट राउट डॉट जेएस। सिंपल। अभी ना अगर आपको राउट बनाना है, राउट बोले तो एक एंड पॉइंट, जैसे स्लैश लॉग इन या लॉग आउट, इससे क्या होता है, इस लॉग आउट स्लैश लॉग आउट के ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जिससे क्या होता है, एक यूजर लॉग आउट हो सकता है। ओके, सॉरी सॉरी फॉर दैट, लॉग आउट हो सकता है। सिमिलरली प्रोफाइल, प्रोफाइल के ऊपर क्या होगा, प्रोफाइल शो होगा इस प्रकार से। तो इसको बोलते हैं ना राउट। ये राउट भी हम एक्सप्रेस से लेंगे। कैसे लेंगे, देखो, हमें चाहिए राउटर, और ये राउटर हमें कौन प्रोवाइड करेगा, एक्सप्रेस। उससे हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम देंगे राउटर। उसके अंदर ना ये जो राउटर है इसको इन्वोक कर देंगे, और फाइनली क्या करेंगे, इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे इस प्रकार से, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। इसको एक्सपोर्ट करना है भाई, इस राउटर को हमें एक्सपोर्ट करना है, तो हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया अभी के लिए, राइट। इतना तो काम हो गया। लेकिन ना अभी आपको एक पाथ डिफाइन करना होगा। कैसे करेंगे, हम app.js के अंदर जाएंगे, और ये जो राउट हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था ना, इसको सिंपल इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर app.js के अंदर। देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया था, तो जब भी हम इंपोर्ट करेंगे ना, हम अपने मनपसंद एक नाम दे सकते हैं। जैसे हम देंगे टू डू राउट। कहाँ से हमें लेना है, हमें जाना है एक फोल्डर के अंदर जिसका नाम है राउट्स। उसके अंदर एक फाइल मिलेगा जिसका नाम होगा टू डू डॉट राउट डॉट जेएस। उसको लो, उसको ना अभी क्या करो, यूज भी कर लो, ऐप डॉट यूज। एक एंड पॉइंट सेट करो इसके अंदर, जैसे API स्लैश V1 स्लैश टू डू। इससे क्या हुआ, आपने एक एंड पॉइंट सेट कर दिया। इस एंड पॉइंट के ऊपर ना आप मल्टीपल लॉजिक्स को, मल्टीपल कंट्रोलर्स को आप यूज कर पाएंगे। और ये जो एंड पॉइंट है वो किसके लिए आप यूज करना चाहते हैं, आप यूज करना चाहते हैं टू डू राउट के लिए। तो इससे क्या हुआ, आपने एक राउट बना दिया टू डू का। देखिए अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी आपको फिर से राउट के अंदर जाना है। जो लॉजिक आपने लिखा था क्रिएट का, उसको इंपोर्ट करना है अभी। देखिए हमने इंपोर्ट कर लिया। अभी इस क्रिएट को ना आपको यूज भी करना होगा। कैसे करेंगे, सिंपल है, आप यहाँ पर आएंगे, राउटर बनाया था, राउटर को लेंगे आप, उसके ऊपर एक राउट को फिट करेंगे जिसका नाम देंगे आप क्रिएट। और आप यूज करेंगे पोस्ट मेथड, क्योंकि हम फ्रंट एंड से कोई कुछ भी डेटा को, मतलब कोई सी भी डेटा हो, उसको हम सेंड कर रहे हैं बैक एंड तक, राइट। तो डेटा सेंड हो रहा है, तो उस टाइम पे हम यूज करेंगे पोस्ट मेथड। और कौन से API को यूज करेंगे, क्रिएट। इससे क्या होगा, हम डेटाबेस के अंदर एक टू डू को क्रिएट कर पाएंगे। देखिए इतना तो काम हो गया ना। अभी हम क्या करेंगे, सर्वर को स्टार्ट करेंगे। देखिए सर्वर को स्टार्ट करने का मतलब है कि index.js को एग्जीक्यूट करना। कैसे करेंगे, नोड जाएंगे इधर के अंदर, और index.js को एग्जीक्यूट कर देंगे, और हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका होगा। और हमें ना अभी टेस्ट करना होगा ये जो API है क्या ये काम कर रहा है या नहीं। उसके लिए हम यूज करेंगे पोस्टमैन। क्या होता है मैं बाद में बता दूँ, चिंता मत कीजिए, स्टार्ट हो जाए सबसे पहले। देखिए पोस्टमैन स्टार्ट हो चुका है, क्या होता है मैं बाद में बता दूंगा।
चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ के रखिए कि पोस्टमैन से ना आप अगर कोई एपीआई बनाते हैं तो उसको आप टेस्ट कर पाएंगे पोस्टमैन के ऊपर। अच्छा सा एपीआई क्लाइंट है, अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपको, आप यहाँ से टेस्ट कर पाएंगे। देखिए, हमने पोस्ट मेथड चूज किया था ना, तो हम यहाँ से पोस्ट लेंगे। यूआरएल लिखना होगा http:// और आप लोकल होस्ट के ऊपर आपने आपका सर्वर स्टार्ट किया था और पोर्ट लिया था आपने 3000 का, राइट। और प्राइमरी एंड पॉइंट क्या था आपका, API/v1/todo। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं app.js के अंदर प्राइमरी राउट था API/v1/todo। उसके ऊपर एक सब राउट था जिसका नाम क्या है, एक बार देख लेंगे, क्रिएट। तो यहाँ पर आके हम /create लिख के अगर सेंड करेंगे ना, तो देखो क्या होता है। तो देखो एक हमें डेटा मिलेगा यहाँ पर स्टेटस कोड 400 का, ऑल फील्ड्स रिक्वायर्ड, मतलब हमने टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं किया। कैसे प्रोवाइड करेंगे, अभी बॉडी के अंदर जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रॉ नाम का, रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ना जेसन को हम चूज कर लेंगे, क्योंकि हम जेसन के फॉर्मेट में डेटा को सेंड करेंगे। उसके लिए ही तो हमने यूज किया था एक्सप्रेस और जेसन। हम सेट करेंगे क्या, टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर क्या लिखेंगे, लिखना है मुझे बैकएंड वर्कशॉप day 1, और क्या करो, सेंड करो। और देखो, हाँ भाई, डॉक्यूमेंट तो बन चुका है डेटाबेस के अंदर। अभी हम चेक करेंगे कि क्या असल में काम हुआ है। हम जाएंगे यहाँ पर और चले जाएंगे ब्राउजर कलेक्शंस के ऊपर, यहाँ पर चेक करेंगे। अभी आप देख पाएंगे कि आपने एक डेटाबेस बनाया था जिसका नाम था टू डू, राइट। वो अभी बन चुका है। उसके अंदर ना एक कलेक्शन भी बन चुका है जिसका नाम है टू डूज। वहां पर आपको एक डेटा मिलेगा, देखिए। तो इससे क्या हुआ, डेटाबेस के अंदर आपने राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। गॉट इट एवरीवन। देखिए, पोस्टमैन को इंस्टॉल करेंगे आप यहाँ से। आज मेरा गला थोड़ा खराब है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। बस इग्नोर कीजिए इस चीज़ को, ठीक है। पोस्टमैन आप लिखेंगे सॉरी सॉरी फॉर दैट। पहला वेबसाइट आपको मिलेगा, क्लिक करेंगे इसके ऊपर। आपको बस इसको सिंपल इंस्टॉल करना है। कैसे करेंगे, प्रोडक्ट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अच्छा, फिर से क्लिक करेंगे, डाउनलोड पोस्टमैन ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप फिर से क्लिक कर देंगे एक और। अच्छा, आई थिंक कुछ ऐसा हो रहा है, शो हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, अभी ठीक है। यहाँ पर डाउनलोड 64 बिट, 64 बिट आप डाउनलोड कर लेंगे यहाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस इतना सा करना है। तो हमने सबसे पहला चीज़ बना लिया कंट्रोलर, ये तो क्रिएट का था। अभी ना हमें डिलीट भी करना है। देखिए, मैं फटाफट आपको एपीआई बना दूंगा। आप लोग क्या करेंगे, आपका काम होगा इसको टेस्ट करना और थोड़ा सा बनाना एपीआई। एक और बनाएंगे, जैसे कॉन्स्ट लिस्ट टू डू। हमें टू डूज को लिस्ट करना है, कैसे करेंगे देखो। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हम भेज देंगे यहाँ पर। सबसे पहला चीज़, हमें डेटाबेस के अंदर से ना हर एक डेटा को फेच करना है। तो एक वेरिएबल बना लेंगे, टू डूज, एवेट लगा देंगे। टू डू से हम क्या करेंगे, हमें चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट, तो हम क्या कर देंगे, सिंपल फाइंड। इससे क्या होगा, हर एक डॉक्यूमेंट हमें मिल जाएगा। आखिर में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स, स्टेटस कोड लगा देंगे 200 वाला साथ में। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। चलो, इतना सा कौन लिखेगा। देखो हो गया। हमें डेटा कौन सा भेजना है, डेटा भेजना है इस टू डूज को, ठीक है।
ठीक है, तो हमने क्या किया, बस हर एक टू डू को फेच किया हमने, फेच करके उसको हमने स्टोर करके रखा टू डूज के अंदर। और हमने क्या किया, आखिर में उसको भेज दिया, राइट, बस रिटर्न कर दिया। यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, जैसे लिस्ट टू डू, शायद टू डू था, हाँ लिस्ट टू डू। फिर से हम जाएंगे राउट के ऊपर, यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे इस लिस्ट टू डू को। आखिर में हम क्या करेंगे, एक नया सा राउट बनाएंगे इसके लिए, जैसे राउट लिस्ट। आखिर में आके हम क्या यूज़ करेंगे, एक गेट मेथड यूज़ कर लेंगे यहाँ, क्योंकि हम डेटाबेस से बस डेटा को फेच कर रहे हैं ना, इसलिए हम गेट मेथड यूज़ करेंगे। और अभी हमें क्या करना है, सर्वर को स्टार्ट करेंगे। सर्वर को जो स्टार्ट करना है ना, वो भी एक सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। देखिए कैसे करते हैं, हमें सबसे पहले जाना है CD01 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नोड SRC के अंदर से हमें एग्जीक्यूट करना है एक फाइल को जिसका नाम है index.js। स्लैश लगा के index.js, बस अभी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा हमारा सर्वर और डेटाबेस कनेक्शन भी हो जाएगा, राइट। अभी हम क्या क्या करेंगे, पोस्टमैन के अंदर जाएंगे, इसको पूरा का पूरा एक बार कॉपी कर लेंगे, नया टैब ओपन करके इसको पेस्ट करेंगे, और आखिर में क्रिएट को हटा के ना हम लिस्ट रख देंगे और सेंड करेंगे। और आप देख पा रहे हैं कि डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा था सब कुछ आ चुका है। क्योंकि डेटाबेस के अंदर अभी हमने एक ही डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, उसी कारण के लिए अभी एक डॉक्यूमेंट है। देखिए मैं आपके सामने ना एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट करके दिखाता हुआ, जैसे डे 1, इसको डे 2 करते हैं, ठीक है, और सेंड करेंगे फिर से। देखिए क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डे 2 है। अगर हम जाएंगे ना यहाँ पर और फिर से सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि अभी 2 टू डू यहाँ पर आ चुका है, राइट। इसका मतलब काम तो कर रहा है हमारा API। ओके, गॉट इट एवरीवन। आई होप आपको समझ में आया। ये चीज़ें बहुत ही बेसिक चीज़ें था, जैसे लिस्ट हो गया। अभी मुझे डिलीट भी करना है, कैसे डिलीट करेंगे, देखो कॉन्स्ट डिलीट 1। देखो अगर आप किसी भी टू डू को डिलीट करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले उस टू डू का आपको एक यूनिक आईडी आपको आपके पास होना चाहिए। उसको भी हम क्लाइंट साइड से लेंगे, और बहुत सारा उपाय होता है लेने का। मैं अब बाद में कभी फुर्सत मिले तो मैं डिस्कस करूंगा इसके ऊपर, लेकिन अभी सबसे दी इजीएस्ट जो वे है मेरे हिसाब से, वो है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक आईडी चाहिए, कहाँ से मिलेगा, हमें चाहिए एक आईडी, कहाँ से मिलेगा, मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। अगर आप आईडी नहीं देंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, कुछ एरर्स आपको मिलेगा। एरर्स हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, सिंपल, यहाँ पर आके हम पेस्ट कर देंगे। मैसेज चेंज कर देंगे, जैसे ऑल पेज रिकॉर्ड। ओके, इतना ठीक है, राइट। अभी हमें क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है। कैसे करेंगे, देखो कॉन्स्ट डिलीटेड टू डू। अभी हमें क्या करना है, या ऐसे ना करके हम क्या करेंगे, एवेड लगा देंगे, टू डू डॉट गेट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट मिलता है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, बस उस आईडी को पास कर देंगे और कुछ नहीं।
बस आईडी को ऐसे पास करना है, तो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट को वो डिलीट कर देगा। डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, आखिर में ना एक रिस्पॉन्स को भेज देंगे यहाँ से, इस प्रकार से। ठीक है, 200 क्रिएटेड डेटा, हम कुछ नहीं देंगे यहाँ पर, एक एम्प्टी एरे, एम्प्टी ऑब्जेक्ट हम भेज देंगे। मैसेज दे देंगे हम यहाँ पर, टू डू डिलीटेड सक्सेसफुल। बस इतना सा होने से काम हो जाएगा, डिलीट वन। मैं इसको टेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है ये काम कर जाएगा। आप लोग बना के ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा। आखिर में ना मैं एक और चीज़ को ऐड कर दूंगा जो आपके लिए टास्क होगा, वो होगा अपडेट, कॉन्स्ट अपडेट टू डू रिक्वेस्ट टू रिस्पॉन्स। ठीक है, ये आपके लिए टास्क है, आप इसको कंप्लीट करेंगे इस अपडेट टू को। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया आज का ये बैकएंड का वर्कशॉप। मैंने कोशिश किया कि कैसे मैं आपको ईजीएस्ट वे में समझा सकूं। मुझे पता है ये थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि ये जो बैकएंड का स्ट्रक्चर है आप में से बहुतों ने अभी तक नहीं देखा होगा, या देखा होगा नहीं तो इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा। मॉडल्स का स्ट्रक्चर, ऐप को कैसे बनाते हैं, ठीक है, सर्वर को कैसे डिज़ाइन करते हैं, वो सारा चीज़ें आप एक बार रिविजन कर लीजिएगा फिर से, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छे से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कीजिए, अपना स्किल्स दिखाइए हमें। ओके, और तब तक के लिए हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट का वेट करेंगे और वीडियोस जल्दी आ जाएगा, डोंट वरी। या अगर आपको सीखना है बैकएंड तो आपको पता ही होगा कहाँ से आप सीख सकते हैं। आप कोडेक्स इंटर्न के वेबसाइट से भी सीख सकते हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप चाहे तो किसी भी प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं और आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं और खुद जॉब रेडी, मतलब जॉब के लिए रेडी हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वर्कशॉप एंड हैव अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड नाइट एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। जब भी आप वीडियो देखेंगे, बस थैंक यू एवरीवन।